एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। उसी समय उनके राज्य का राजा भी वेश बदलकर आम जनता की स्थिति का जायजा लेने बाजार में आया। राजा ने साधारण कपड़े पहन रखे थे ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसी बीच उसकी नज़र मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी, जो अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के लिए मशहूर थे। राजा ने सोचा, क्यों न मुल्ला की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। राजा ने एक भिखारी का वेश धारण किया और मुल्ला के पास जाकर हाथ फैलाया। भिखारी: राजा, अरे भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ खाने को दे दो। मुल्ला ने उस भिखारी को देखा और तुरंत उसकी आंखों में पहचान का भाव आया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया और कहा, तुम्हें भूख लगी है तो जरूर कुछ मदद करूंगा। मुल्ला ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक तांबे का सिक्का निकालकर भिखारी को दे दिया। राजा ने सिक्का हाथ में लिया और सोचा कि मुल्ला के चतुराई की परीक्षा लेने का यही सही समय है। भिखारी: राजा, यह तो बस एक तांबे का सिक्का है, इससे मेरा क्या होगा, मैं बहुत भूखा हूँ। मुल्ला: भाई, भूख मिटाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। राजा ने मुल्ला की बात सुनी और उसकी हंसी निकल गई, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? मुल्ला: अगर राजा चाहे तो वह भूखा भी रह सकता है, और अगर भिखारी चाहे तो वह किसी राजा से कम नहीं हो सकता। सब इंसान की सोच पर निर्भर करता है। यह सुनकर राजा का दिल पसीज गया और उसने सोचा कि मुल्ला को एक और मुश्किल में डालते हैं। भिखारी: राजा, तो फिर ऐसा करो, मुझे एक ऐसा भोजन दो जिससे मैं हमेशा के लिए तृप्त रहूं और फिर कभी किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह लो। उन्होंने एक बूंद पानी का कटोरा राजा को दिया। राजा चकित हो गया, मात्र एक बूंद पानी, इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? मुल्ला: भाई, पानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे संभाल कर रखना ही समझदारी है। इस एक बूंद पानी से तुम्हें यह सीख मिलेगी कि भूख और प्यास सिर्फ शरीर में नहीं, हमारे मन में होती है। मन की संतुष्टि से ही असली भूख मिटती है। राजा ने मुल्ला की चतुराई और गहरी समझ को समझ लिया। उसने तुरंत अपना भिखारी वाला वेश हटाया और असली रूप में आ गया। राजा: मुल्ला, तुमने आज मुझे एक बड़ी सीख दी है। तुम्हारी बातों ने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस समझदारी के लिए तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सम्मान तो आपकी सोच में है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने केवल वही कहा जो मैंने जीवन में सीखा है। राजा ने मुल्ला को एक बड़े इनाम से सम्मानित किया और उनके इस ज्ञान भरे वचन को अपने राज्य में फैलाया। मुल्ला ने राजा को सिखाया कि असली संतुष्टि मन में होती है, और जब मन शांत और संतुष्ट हो तो भूख और प्यास भी छोटी लगती है। अंत: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली संतुष्टि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होती है। कहानी 2। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरे राज्य में मशहूर था। उनकी बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य के किस्से हर जगह सुने जाते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया। राजा उनके बारे में काफी कुछ सुन चुका था और उनकी हाजिर जवाबी और ज्ञान की परख करना चाहता था। राजा की चुनौती। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन का स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में सुना है। मैं तुम्हें एक कठिन चुनौती देना चाहता हूँ। अगर तुम इसका जवाब दे सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ।
राजा ने अपना पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राजा ने कहा, बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मुल्ला ने बिना एक पल की देर किए उत्तर दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। हम खोए हुए सोने चांदी को पा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की और फिर दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? राजा ने पूछा, मुल्ला, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मुल्ला ने कहा, महाराज, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जब अहंकार हावी हो जाता है तो आदमी सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। राजा मुल्ला के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आगे पूछा, और बताओ, सच्ची शक्ति किसे कहते हैं? तीसरा सवाल, सच्ची शक्ति। मुल्ला ने उत्तर दिया, महाराज, सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों को माफ करने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है और दूसरों को माफ कर सकता है, वही सबसे बलवान है। राजा ने मुल्ला के उत्तर को सराहा और चौथा सवाल किया। चौथा सवाल, सबसे अच्छा राजा कौन है? राजा ने एक गंभीर सवाल किया, मुल्ला, तुम्हारी नजर में सबसे अच्छा राजा कौन है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे अच्छा राजा वह है जो अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखता है। जो अपने लोगों के दिलों में बसता है और उनकी सेवा करता है, वही सच्चा राजा है। राजा को मुल्ला के उत्तर ने एक नई सोच दी। उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला केवल चतुराई में ही नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ में भी निपुण थे। अंतिम सवाल, स्वर्ग कहाँ है? राजा ने सोचा, इस बार कुछ कठिन सवाल पूछा जाए। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह बताओ कि स्वर्ग कहाँ है? मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, स्वर्ग वहाँ है जहाँ शांति, प्रेम और संतोष होता है। अगर आपके दिल में सच्ची खुशी है तो वह स्वर्ग के समान है। राजा ने मुल्ला के सभी जवाब सुनने के बाद उन्हें गले लगा लिया और कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातों ने मेरी सोच बदल दी है। तुम सचमुच ज्ञान और समझ का खजाना हो। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अंत। राजा ने मुल्ला को इनाम दिया और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। मुल्ला की बातें केवल राजा को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित करती थीं। धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन गईं और सभी उनकी हाजिर जवाबी और समझदारी की मिसाल देते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसकी गहरी समझ और सरलता में भी होती है। कहानी 3। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई से हर कोई प्रभावित था, यहाँ तक कि राजा भी उनकी बुद्धिमत्ता को पहचानते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता का एक बड़ा परीक्षण किया जाए। पहली परीक्षा, अनोखी सवारी। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलवाया और कहा, मुल्ला, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बताओ, तुम्हारे विचार में राज्य की सबसे मूल्यवान सवारी क्या हो सकती है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, महाराज, सबसे मूल्यवान सवारी वह है जो हमें सीधे मंजिल तक ले जाए। अगर आपकी मंजिल सत्य है तो सवारी समझ है, और अगर मंजिल खुशी है तो सवारी संतोष। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया जवाब मुल्ला। लेकिन असली सवारी तो घोड़ा ही है। चलो, कल एक विशेष दौड़ रखी जाएगी जिसमें सभी मंत्री और तुम्हें भी भाग लेना होगा। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि सभी मंत्री और मुल्ला को एक अजीब सी सवारी दी जाएगी। सभी को राजा के पुराने खच्चरों पर सवारी करनी थी। मुल्ला ने इसे भी हंसी में लिया और खच्चर पर बैठकर दौड़ में भाग लिया।
दौड़ में खच्चर धीमे थे, परंतु मुला ने मजाक करते हुए अपना खच्चर सबसे तेज बताकर सबको हंसा दिया। राजा ने देखा कि मुला नसीरुद्दीन हर स्थिति में खुश रहते हैं और यही उनकी ताकत है। दूसरी परीक्षा, असली अमीर कौन। अब राजा ने सोचा कि मुला को और चुनौती दी जाए। राजा ने मुला से पूछा, मुला बताओ असली अमीर कौन है। मुला ने जवाब दिया, महाराज असली अमीर वह नहीं जो सोना और चांदी रखता है, बल्कि वह है जो दूसरों में खुशियां बांटता है और संतोष में रहता है। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो साबित करो। आज रात तुम और मैं एक आम व्यक्ति की तरह किसी गरीब के घर में रात बिताएंगे। राजा और मुला ने गांव के एक गरीब किसान के घर पर रात बिताई। किसान ने जितनी भी साधारण रोटियां थीं, उन्हें राजा और मुला के साथ बांट दिया। किसान की यह उदारता देखकर राजा को समझ में आया कि असली अमीरी दिल में होती है, न कि दौलत में। तीसरी परीक्षा, सबसे बड़ा गुरु। अगले दिन राजा ने मुला से पूछा, मुला बताओ सबसे बड़ा गुरु कौन है। मुला मुस्कुराए और बोले, महाराज सबसे बड़ा गुरु अनुभव होता है। यह हमें जीवन के हर पहलू से सिखाता है। राजा ने कहा, मुझे भी यह सिखाओ। मुला नसीरुद्दीन ने राजा से कहा, ठीक है महाराज। आप एक आम आदमी के साथ बाजार में कुछ सामान बेचकर देखें। वहां का अनुभव ही आपको सिखाएगा। राजा ने मान लिया और मुला के साथ साधारण कपड़े पहनकर बाजार में सामान बेचने लगे। राजा ने अनुभव किया कि आम जनता से मिलना और उनके साथ संवाद करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसका अपना एक आनंद भी था। इससे राजा को समझ में आया कि जो अनुभव हमें दुनिया से सिखाता है, वह सबसे बड़ा गुरु होता है। चौथी परीक्षा, सबसे अच्छा न्याय क्या है। अंत में राजा ने मुला से पूछा, मुला सबसे अच्छा न्याय क्या है। मुला ने कहा, महाराज सबसे अच्छा न्याय वह है जो किसी को भी बिना भेदभाव के सच्चाई के आधार पर मिले। राजा ने एक न्यायिक परीक्षा दी, जिसमें कुछ गरीब और अमीर लोग एक झगड़े में शामिल थे। मुला ने निष्पक्ष रूप से मामला सुलझाया, जिससे राजा को यह सीख मिली कि न्याय किसी पद, पैसे या शक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य के आधार पर होना चाहिए। अंत में राजा का सबक। इन परीक्षाओं के बाद राजा ने मुला नसीरुद्दीन को अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना लिया। राजा ने सीखा कि असली बुद्धिमत्ता साधारण चीजों में छिपी होती है। मुला नसीरुद्दीन ने हंसी खुशी और सरलता से राजा को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा दिए। इस प्रकार मुला नसीरुद्दीन की समझदारी और चतुराई ने राजा को सच्चाई, संतोष, अनुभव और न्याय की वास्तविकता से अवगत कराया। कहानी 4। एक बार की बात है, मुला नसीरुद्दीन अपने हास्य और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे। लोग उनके मजेदार जवाब और अनोखी सोच के कायल थे। एक दिन नसीरुद्दीन को एक छोटे से राज्य के राजा ने अपने महल में बुलाया। राजा का विचार। राजा ने सोचा, नसीरुद्दीन को उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण सब पसंद करते हैं। क्यों न इसे एक अनोखे तरीके से परखा जाए। राजा ने एक योजना बनाई और नसीरुद्दीन के महल में आने से पहले खुद को साधारण भिखारी की तरह तैयार कर लिया। उसने एक फटी हुई चादर ओढ़ ली, मैले कपड़े पहने और रास्ते के किनारे पर बैठ गया। जब नसीरुद्दीन महल की ओर जाने लगे तो राजा ने उसे रोक लिया। भिखारी राजा का सवाल। भिखारी राजा, ए मुसाफिर, क्या तुम मेरे लिए एक छोटी सी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भूखा हूं और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। नसीरुद्दीन ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, दुनिया में असली भिखारी वह नहीं है जो पैसे मांगता है, बल्कि वह है जो लालच में अपने खुद के पास होते हुए भी दूसरों से मांगता है। राजा को नसीरुद्दीन का यह उत्तर समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी योजना को जारी रखा।
भिखारी: राजा, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक ज्ञान की बात ही बताओ। नसीरुद्दीन का जवाब। नसीरुद्दीन ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, सुनो। किसी के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, अगर वह संतोषी नहीं है तो वह सबसे बड़ा भिखारी है। और अगर किसी के पास कुछ नहीं भी है पर संतोष है तो वह सबसे बड़ा अमीर है। राजा ने यह सुनकर अपनी पहचान नहीं बताई और सोचने लगा कि नसीरुद्दीन वाकई कितने समझदार हैं। राजा ने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए कुछ और प्रश्न पूछने का फैसला किया। राजा का असली रूप और नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी। राजा ने अचानक अपनी भिखारी की पोशाक उतारी और असली राजा के कपड़े पहनकर नसीरुद्दीन के सामने खड़ा हो गया। यह देखकर नसीरुद्दीन को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपके सवाल तो बदल गए पर जवाब वही है। राजा ने हंसते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम सच में बहुत चतुर हो। लेकिन बताओ, क्या तुम सच में मेरी असलियत जानते थे? नसीरुद्दीन: महाराज, मैं आपको तब से जान गया था जब आपने पहली बार सवाल पूछा। एक सच्चा भिखारी हमेशा अपने आज के भोजन की बात करता है, जबकि आप भविष्य और ज्ञान की बातें कर रहे थे। आप भिखारी की तरह दिख तो सकते हैं, लेकिन व्यवहार से आप राजा ही हैं। राजा की सीख। राजा ने नसीरुद्दीन की चतुराई और समझदारी को समझ लिया। वह नसीरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुआ और कहा, नसीरुद्दीन, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी हो। तुम्हारे ज्ञान ने मुझे संतोष का असली महत्व सिखाया। इसके बाद राजा ने नसीरुद्दीन को अपने दरबार में प्रमुख स्थान दिया और उनसे सलाह लेना शुरू कर दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली अमीरी बाहरी धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष में है। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मजाकिया अंदाज और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनकी चतुराई से न केवल गांव के लोग हंसते थे, बल्कि वे उनसे जीवन के सबक भी सीखते थे। एक दिन उनके घर पर एक अनोखी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक रात का वाकया। रात का समय था और मुल्ला नसीरुद्दीन आराम से सो रहे थे। उसी समय एक चोर उनके घर में घुस आया। चोर को लगा कि मुल्ला का घर अमीर लोगों का है और यहाँ से उसे बहुत सारा माल मिलेगा। वह धीरे धीरे मुल्ला के सामान की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कुछ भी कीमती चीज नहीं मिल रही थी। मुल्ला इस शोरगुल से जाग गए, लेकिन उन्होंने चोर को पकड़ने के बजाय चुपचाप देखना शुरू किया कि चोर क्या कर रहा है। चोर इधर-उधर सामान उलट-पलट कर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब तक मुल्ला नसीरुद्दीन को इस बात का एहसास हो चुका था कि यह चोर मूर्ख है और उसने बिना सोच समझ के उनके घर में घुसने की हिम्मत की है। मुल्ला का जवाबी खेल। मुल्ला ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वे धीरे धीरे उठे और चोर के पास जाकर बोले, भाई, तुम क्या ढूंढ रहे हो? देखो, अगर तुम सच में कुछ ढूंढ रहे हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। चोर हक्का बक्का रह गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन इतनी शांति से उससे बात कर रहे हैं। उसने झिझकते हुए कहा, मुझे सोने और चांदी चाहिए, लेकिन आपके घर में तो कुछ नहीं है। मैं इतनी मेहनत से यहाँ आया हूँ और कुछ नहीं मिल रहा। मुल्ला का सुझाव। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, तुम बिल्कुल गलत जगह पर आए हो। मेरा घर तो ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई अमीरी का सामान मिले। हाँ, एक उपाय हो सकता है। मैं तुम्हें अपने पड़ोसी के घर में चोरी के लिए भेज सकता हूँ। वहाँ जरूर कुछ कीमती सामान होगा। चोर खुशी से फूला न समाया। उसने कहा, ठीक है, बताइए कहाँ जाना है। मुल्ला ने चोर को अपने पड़ोसी के घर का पता बताया और कहा, बस तुम जाओ और शांति से काम करो।
ध्यान रखना, वहां के लोग भी सो रहे होंगे। किसी को जगाना मत। चोर ने उत्साहित होकर सिर हिलाया और मुल्ला के कहे अनुसार पड़ोसी के घर की ओर चल पड़ा। चोर का अंजाम। मुल्ला ने जैसे ही चोर को जाते हुए देखा तो तुरंत अपने पड़ोसी को उठाया और पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि चोर को पकड़कर मजा चखाया जाए। जैसे ही चोर पड़ोसी के घर में घुसा, दोनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने चोर का हाल देखा और उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। मुल्ला ने चोर से कहा, देखो भाई, यदि तुम्हें चोरी करनी थी तो कहीं और जाने से पहले थोड़ी अक्ल भी लगा लेते। बिना सोचे समझे चोरी करने से यही हाल होता है। अंत। गांव वालों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और सभी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की सराहना की। मुल्ला ने अपने अंदाज में गांव वालों को यह सिखाया कि समस्या का हल चतुराई से ढूंढा जा सकता है, न कि गुस्से या हिंसा से। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुश्किल हालात में भी शांत दिमाग से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। कहानी 6। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। आधी रात को उन्हें अपने घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। बाहर जाकर देखा तो एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। नसीरुद्दीन ने चुपचाप सारी स्थिति का जायजा लिया और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, इस चोर के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। चुपचाप जाकर मुल्ला ने दरवाजा खोला और घर के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। चोर ने सोचा कि मुल्ला सो रहे होंगे, इसलिए उसने बिना शोर किए घर में प्रवेश कर लिया और सामान तलाशने लगा। पहला मजेदार संवाद। चोर ने घर में घुसते ही मुल्ला से पूछा, कहाँ छुपा रखा है सारा खजाना? मुझे सब पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झूठ मूठ घबराहट दिखाते हुए कहा, सुनो भाई, मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे काम का कुछ हो सकता है। तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं खुद तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या क्या सामान है। चोर हैरान हुआ, लेकिन सोचा कि हो सकता है मुल्ला डर के मारे सब कुछ बता दे। योजना। मुल्ला ने चोर को अपने घर के एक कोने में ले जाकर एक पुराना सा संदूक दिखाया। संदूक में कुछ पुरानी किताबें और कपड़े रखे हुए थे। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, यही है मेरा खजाना। इन किताबों में ज्ञान की दौलत है जो मैं सालों से इकट्ठा कर रहा हूं। चोर को लगा कि मुल्ला उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने नाराज होकर कहा, मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए। अगर तुमने तुरंत नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। चतुराई से खेल। मुल्ला ने एक पल सोचा और चोर को एक और कमरे में ले गए। वहां पर कुछ बर्तन पड़े थे। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, देखो भाई, ये बर्तन भी काफी कीमती हैं, पुराने जमाने के हैं। तुम चाहो तो इन्हें ले सकते हो। चोर ने बर्तन देखे और सोचा कि इनसे कुछ लाभ नहीं होगा। उसने गुस्से में मुल्ला से कहा, मुझे पुराने बर्तन नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी चाहिए। उल्टी चाल। मुल्ला ने चोर को एक नई तरकीब से फंसाने का सोचा। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ छत पर। वहां मेरे पास एक जगह है जहां कुछ सोने के सिक्के दबे हुए हैं। चोर ने खुश होकर मुल्ला की बात मान ली और उनके साथ छत पर चला गया। जब दोनों छत पर पहुंचे तो मुल्ला ने अचानक चोर से कहा, देखो, नीचे तुम्हें सोने की झलक दिखाई देगी, लेकिन ध्यान से देखना क्योंकि गहरी खाई है। चोर ने जैसे ही नीचे झांका, मुल्ला ने उसे हल्के से धक्का दे दिया। चोर सीधे नीचे गिरे और जोर से चिल्लाया। नसीरुद्दीन ने नीचे झांक कर कहा, क्यों भाई, सोना मिल गया या और ढूंढूं? चोर का सबक। चोर ने दर्द से कराहते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो मुल्ला। अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मेहनत करके जो मिलता है वही असली धन होता है। दूसरों का धन छीनने की कोशिश हमेशा उल्टी ही पड़ती है। इसके बाद चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चोरी छोड़ने का निश्चय किया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हंसी मजाक से उस चोर को सही रास्ता दिखाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है और मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली होता है। कहानी 7। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी चतुराई और हास्य के लिए मशहूर थे और उनकी खास पहचान थी उनका गधा। मुल्ला का यह गधा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था और दोनों के बीच एक अजीब लेकिन प्यारा रिश्ता था। गधा बेचने का विचार। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में आया कि क्यों न गधे को बेच दिया जाए और कुछ पैसे कमा लिए जाएं। गधा बेचने का विचार मन में आते ही मुल्ला ने सोचा कि इसे बेचने बाजार जाया जाए। अपने बेटे को साथ लेकर वह गधे को लेकर बाजार की ओर चल पड़े। गांव वालों की प्रतिक्रिया। रास्ते में मुल्ला और उनके बेटे को गांव के लोग देखकर हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, मुल्ला, तुम तो बुद्धिमान माने जाते हो, फिर गधा खाली क्यों जा रहा है? तुम दोनों पैदल चल रहे हो, जबकि गधा आराम से चल रहा है। मुल्ला ने सोचा, बात तो ठीक है, और उसने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया, जबकि वह खुद पैदल चलने लगा। लोग फिर से टिप्पणी करते हैं। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग उन्हें देखकर बोले, कैसा नालायक बेटा है। खुद तो आराम से गधे पर बैठा है और उसके बूढ़े पिता पैदल चल रहे हैं। मुल्ला को यह सुनकर बुरा लगा और उसने बेटे को गधे से उतार दिया। फिर खुद गधे पर बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा। नई परेशानी। आगे चलते हुए मुल्ला से कुछ महिलाएं मिलीं और वे आपस में कहने लगीं, देखो तो कैसा खुदगर्ज बाप है। खुद तो गधे पर बैठा है और मासूम बच्चे को पैदल चलने दे रहा है। मुल्ला को अब यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, तो उसने सोचा कि क्यों न वे दोनों ही गधे पर बैठ जाएं। गधा थक गया। अब मुल्ला और उसका बेटा दोनों गधे पर बैठ गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, कुछ और लोग उन्हें देखकर चिल्लाने लगे, अरे, यह तो जानवर पर अत्याचार है। बेचारी गधा दोनों का बोझ कैसे उठाएगा? यह सुनकर मुल्ला और उसके बेटे ने गधे से उतरना ही उचित समझा। अब वे गधे को कंधों पर उठाकर चलने लगे ताकि लोग कुछ न कहें। बाजार का दृश्य। जब वे बाजार पहुंचे तो वहां का नजारा देख सब लोग हंसने लगे। कोई कह रहा था, देखो, ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। गधा इंसान नहीं उठा रहा, बल्कि इंसान गधे को उठा रहा है। मुल्ला और उनके बेटे ने देखा कि अब उनकी पूरी कोशिश के बाद भी लोगों के विचार बदले नहीं और वे हमेशा कोई न कोई टिप्पणी करते ही रहे। मुल्ला ने गधे को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बेटे से कहा, बेटा, दुनिया के कहने पर चलोगे तो यही होगा। लोगों की बातों से प्रभावित होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो। अपने दिल की सुनो और वही करो जो सही लगे। कहानी का सबक। इस कहानी का संदेश है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, वे अपनी राय देने से नहीं चूकते। इसलिए अपनी सोच और आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। कहानी 8। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन और उसके दो करीबी दोस्त हुसैन और समीर एक गांव में रहते थे। नसीरुद्दीन की चतुराई और हास्य के लिए वह मशहूर था, जबकि उसके दोस्त हमेशा उसकी हरकतों में उसका साथ देते थे। एक दिन तीनों दोस्तों ने एक नया रोमांच करने का फैसला किया। जंगल की यात्रा।
उन्होंने सोचा कि जंगल में जाएंगे और वहां कुछ अनोखा करेंगे। जंगल में पहुंचकर वे एक सुंदर झील के पास बैठे। झील का पानी साफ और नीला था और चारों ओर हरियाली थी। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो हम यहाँ एक खेल खेलते हैं। जो सबसे बड़ा चतुराई का काम करेगा वह जीत जाएगा। हुसैन ने कहा, बिल्कुल, मैं तो हमेशा जीतता हूँ। समीर ने हंसते हुए कहा, देखते हैं नसीरुद्दीन तुम्हें कैसे हराता है। पहला चुनौती। नसीरुद्दीन ने पहले चुनौती के रूप में एक आसान सा सवाल पूछा, अगर तुम 3 फलों में से एक चुनना चाहते हो, एक आम, एक केला और एक सेब, तो तुम क्या चुनोगे? हुसैन ने तुरंत कहा, मैं आम चुनूंगा क्योंकि यह मीठा है। समीर ने कहा, मैं केला चुनता हूँ। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मैं सेब चुनता हूँ क्योंकि इससे मुझे हर फल की अच्छाई का स्वाद मिलेगा। दोनों दोस्तों ने नसीरुद्दीन की बात पर जोर से हंसते हुए कहा, तुम हमेशा चतुराई से जवाब देते हो। दूसरा चुनौती। फिर नसीरुद्दीन ने दूसरी चुनौती दी, चलो अब हम देखेंगे कि कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है। सबने कूदने की कोशिश की, लेकिन नसीरुद्दीन ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर ऊंचा कूदने की कोशिश की। उसकी यह हरकत देखकर दोनों दोस्त हैरान रह गए। समीर बोला, तुमने आंखें बंद क्यों की? नसीरुद्दीन मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं हमेशा पहले से ही ऊंचा कूदता हूं। इसलिए जब मैं आंखें बंद करूंगा तो मैं और भी ऊंचा कूदूंगा। तीसरी चुनौती। अंत में नसीरुद्दीन ने कहा, चलो अब हम एक कहानी सुनाते हैं। जो सबसे मजेदार कहानी सुनाएगा वह जीत जाएगा। हुसैन ने अपनी एक कहानी सुनाई जिसमें एक कायर चोर का किस्सा था। समीर ने अपनी कहानी सुनाई जिसमें एक आलसी राजा का मजेदार किस्सा था। फिर नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी शुरू की, एक बार मैं और मेरे दोस्त जंगल में गए। वहां हम एक खजाने की तलाश में निकले। हम जब खजाने के पास पहुंचे तो वहां एक बड़ा ताला लगा था। मैंने कहा, आओ हम ताले को तोड़ दें, लेकिन जैसे ही हमने उसे तोड़ने की कोशिश की, ताला बोला, रुको, पहले एक सवाल का जवाब दो। हम सब हैरान रह गए। ताले ने कहा, सबसे बुद्धिमान कौन है? मैंने कहा, मैं हूं, और ताला खुल गया। सबने हंसते हुए नसीरुद्दीन की कहानी की तारीफ की। नसीरुद्दीन की जीत। आखिरकार सभी ने एकमत होकर नसीरुद्दीन को विजेता घोषित किया। उस दिन नसीरुद्दीन ने न केवल अपनी चतुराई से खेल जीता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मजेदार समय बिताया। अंत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती का मजा चतुराई और हास्य में छिपा होता है। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और उसके दोस्तों का साथ हमेशा एक अद्भुत अनुभव बनाता है। जब भी दोस्त एक साथ होते हैं, जीवन और भी खूबसूरत बन जाता है। कहानी 9। नसीरुद्दीन और उसके दोस्त की कहानी। एक समय की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ रहते थे। वे हमेशा मजेदार और चतुराई से भरी बातें किया करते थे। उनके दोस्तों में एक था अली, जो हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। एक समस्या। एक दिन अली ने कहा, नसीरुद्दीन, हमें कुछ नया करना चाहिए। गांव में लोगों को हंसाने के लिए एक नाटक आयोजित करें। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक शानदार विचार है, लेकिन हमें इसे मजेदार और शिक्षाप्रद बनाना होगा। तैयारी। दोनों ने नाटक की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने तय किया कि नाटक का विषय होगा जिंदगी में हंसी का महत्व। उन्होंने गांव के अन्य दोस्तों को भी इस नाटक में शामिल किया। नाटक की तैयारी में सभी दोस्त दिन रात काम करने लगे। नसीरुद्दीन ने नाटक में अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाने की ठानी।
उन्होंने हंसी और हास्य के क्षणों को शामिल किया, जिससे नाटक और भी मजेदार हो गया। नाटक का दिन। जब नाटक का दिन आया तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। नसीरुद्दीन और उसके दोस्त मंच पर आए और नाटक की शुरुआत की। उन्होंने एक मजेदार दृश्य दिखाया जिसमें नसीरुद्दीन एक रईस बने जो अपनी दौलत को लेकर घमंड कर रहा था। नसीरुद्दीन ने दर्शकों से कहा, देखो मैं तो सबसे बड़ा अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है। दर्शक हंस पड़े। तभी अली ने मंच पर आते हुए कहा, लेकिन आपके पास खुश रहने का राज नहीं है। सीख। इस संवाद ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। नाटक के अंत में नसीरुद्दीन ने बताया, धन से अधिक महत्वपूर्ण है खुश रहना। जीवन में हंसी और खुशी से बड़ा कोई धन नहीं। गांव वाले इस संदेश को सुनकर बहुत खुश हुए और तालियों से उनका स्वागत किया। नसीरुद्दीन और उसके दोस्तों ने नाटक खत्म करने के बाद लोगों से कहा, हंसना और खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है, इसे कभी न छोड़े। अंत। इस नाटक के बाद गांव में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। नसीरुद्दीन और अली के विचारों ने सभी को यह सिखाया कि जिंदगी में हंसी और खुशी का बहुत महत्व है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, हंसी और खुशी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। कहानी 10। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में एक साधारण जीवन जीते थे। उनकी पत्नी, जिसे सभी बीबी के नाम से जानते थे, एक समझदार और चतुर महिला थीं। वह हमेशा नसीरुद्दीन को सलाह देती थीं, लेकिन कभी-कभी उनकी सलाह सुनने में नसीरुद्दीन थोड़े आलसी हो जाते थे। एक दिन की शुरुआत। एक दिन बीबी ने नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला, तुम हमेशा दूसरों को हंसाते हो, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान भी रखना चाहिए। तुम्हें अपनी खेती का काम करना चाहिए। नसीरुद्दीन, हाँ बीबी, लेकिन खेती में क्या मजा है? चलो मैं तुमसे एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन काम भी करना मत भूलना। नसीरुद्दीन का निर्णय। कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह बीबी को खुश करने के लिए एक नया तरीका अपनाएंगे। उन्होंने गांव के मेले में जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कई खिलौने और मिठाइयां खरीदी। जब वह घर लौटे तो बीबी ने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? नसीरुद्दीन, बीबी, मैंने सोचा तुम्हें खुश करने के लिए यह सब लाया हूं। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन क्या तुमने अपने खेतों का काम किया? नसीरुद्दीन, अरे वो तो बाद में कर लेंगे, पहले ये खिलौने देखो। खेत की हालत। कुछ दिनों बाद खेतों में घास उगाई और फसल खराब होने लगी। बीबी ने नसीरुद्दीन को फिर से याद दिलाया, देखो तुम्हारी आलस्य के कारण फसल खराब हो रही है, तुम्हें अब काम करना चाहिए। नसीरुद्दीन, लेकिन बीबी, मैं तुम्हें एक और मजेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ। बीबी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले खेतों की ओर चलो। समझदारी की बात। जब वे खेतों में पहुंचे तो नसीरुद्दीन ने देखा कि फसलें बर्बाद हो रही थीं। उसने कहा, बीबी, तुम सही कह रही थीं, अब मैं काम करूंगा। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें समझ आएगा। चलो हम मिलकर काम करते हैं। साथ मिलकर काम करना। उन्होंने मिलकर खेतों की सफाई की और कुछ समय बाद उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। नसीरुद्दीन ने बीबी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे सिखाया कि जीवन में जिम्मेदारी भी जरूरी है। बीबी ने कहा, सच्ची खुशी उसी में है जब हम अपनी जिम्मेदारियों का सही से पालन करें। कहानी का अंत। इस घटना के बाद नसीरुद्दीन ने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखा,
बल्कि बीबी की समझदारी का भी सम्मान करना शुरू कर दिया। वे दोनों मिलकर अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी और जिम्मेदारी का संयोजन जीवन में खुशी और सफलता लाता है। नसीरुद्दीन और बीबी का यह मजेदार किस्सा हमें यह भी दिखाता है कि प्यार और सहयोग से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में नसीरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। नसीरुद्दीन अक्सर गांव वालों को अपने हास्य भरे उत्तरों और चतुराई से हंसाते थे। राजा इस व्यक्ति के बारे में सुनकर बहुत हुए और उसे दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। राजा चाहते थे कि नसीरुद्दीन उनकी समस्याओं का हल खोजें। दरबार में प्रवेश। नसीरुद्दीन ने दरबार में कदम रखा। राजा ने उसे देखकर कहा, नसीरुद्दीन, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी है। तुम हर सवाल का सही जवाब देने का प्रयास करो। नसीरुद्दीन, महाराज, मैं तैयार हूं। पहला सवाल, राजा बताओ, सबसे बड़ा धन कौन सा है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ा धन समय है। जो समय को समझता है वही असली धनवान है। राजा ने नसीरुद्दीन की बात पर गौर किया और उसके उत्तर से सहमत हुए। दूसरा सवाल, राजा, तो बताओ, सबसे बड़ी ताकत क्या है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं होता। यह सबको जोड़ता है। राजा ने इस उत्तर को भी सराहा। तीसरा सवाल, राजा, अच्छा, सबसे बड़ा खजाना क्या है? नसीरुद्दीन, महाराज, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। इसे जो बांटता है वह और भी समृद्ध होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम सच में विद्वान हो, लेकिन मेरी एक समस्या है। समस्या? राजा, मेरे राज्य में हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है। कोई भी समझौता नहीं करना चाहता। तुम इस समस्या का समाधान कैसे करोगे? नसीरुद्दीन, महाराज, क्या आप एक खेल खेलना चाहेंगे? राजा, कैसा खेल? नसीरुद्दीन, आप सभी लोगों को एक सभा में बुलाइए और उन्हें एक बर्तन में चावल डालने के लिए कहिए। फिर देखिए कैसे वे सभी मिलकर काम करते हैं। राजा ने नसीरुद्दीन की सलाह मानने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बड़ी सभा बुलाई और सबको चावल डालने के लिए कहा। सभा का आयोजन। जब सब लोग आए तो राजा ने कहा, हर एक व्यक्ति इस बर्तन में एक मुट्ठी चावल डालेगा। लोगों ने शुरुआत की, लेकिन जब एक व्यक्ति ने देखा कि दूसरा व्यक्ति चावल डाल रहा है तो उसने भी अपने चावल डालने में जल्दी की। धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे से सीखते हुए चावल डालना शुरू कर दिया। समाधान। कुछ ही समय में बर्तन भर गया। राजा ने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एकजुट होकर काम कर रहे थे। उन्होंने नसीरुद्दीन की ओर देखा। राजा, यह सच में काम कर गया। अब मैं समझ गया हूं कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम सभी की ताकत बढ़ जाती है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो असली ज्ञान है। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो समस्या का समाधान सरल हो जाता है। अंत। राजा ने नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और उसे दरबार का सलाहकार बना लिया। उस दिन के बाद राज्य में एकता और भाईचारे का माहौल बना रहा। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल राजा का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को एकजुट करने में भी मदद की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या का समाधान हमेशा सोच समझकर और एकजुटता से ही निकाला जा सकता है।